नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर्ष तो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए अमित सेठ और मानस जायसवाल पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही नए ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए हमारे साथ विकास सालुंके और कविता जैन जुड़ेंगे। साथ ही बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। एम्बिट के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज़ नितिन भसीन आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल से भी होगी एक बातचीत। पहले एक नज़र डालते हैं मार्केट पर। इस समय एकदम फ्लैट लेकिन वॉलेटाइल निफ्टी, और एक रेंज है आज, अब तक तो 71 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की, लेकिन इस 71 पॉइंट में काफ़ी वॉलेटिलिटी हो गई है। बैंक निफ्टी भी एकदम फ्लैट है। आज मिड कैप इंडेक्स फ्लैट है, हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं, लेकिन आज का इस साल का स्टार पॉकेट आईटी, और आज फिर 550 से ज़्यादा पॉइंट्स की रैली निफ्टी आईटी में, 600 पॉइंट की रैली हो गई अब, और 46,000 हम स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही शानदार मोमेंटम आईटी स्टॉक्स में इस समय आपको देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन है उनमें कैम्स, कल्याण ज्वेलर्स, इन्फो एज, ये सब वो स्टॉक हैं जिन पर हमने चर्चा भी की है। कोफोज, परसिस्टेंट, बीएससी, टेक महिंद्रा, एमसीएक्स सॉरी, ये सब स्टॉक्स। लोअर साइड पर जुबिलेंट फूडवर्क क्लियरली स्टैंड आउट कर रहा है, 0.3% नीचे। हुडको में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 2.5% नीचे। कॉनकोर और आरबीएल बैंक दो और स्टॉक हैं जहां पर आपको आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। विकास और कविता के साथ शुरुआत करते हैं ये चर्चा। विकास बताइए, इस समय ताज़ा दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी और अनुज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा साइडवेज दिख सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे लगता है कि पेट्रोनेट यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है डेली चार्ट पे। प्लस इसमें जो मोमेंटम इंडिकेटर है आरएसआई और उसके साथ आईडीएक्स जो है वो स्ट्रेंथ दिखाते हुए देखने मिल रहा है, और लास्ट कुछ दिनों में 344 के ऊपर नहीं जा पा रहा था। आज ये 346 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो 360 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है यहाँ पे। और नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज में देखने मिलेगा 340 का, तो 340 के स्टॉप लॉस से पेट्रोनेट को यहाँ पे बाय करना है। 360 का टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया में एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो है डेली चार्ट पे, वहां पे कल एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला था और उसके ऊपर ये कंफर्टेबली क्लोज भी हुआ था। तो मुझे लगता है जो मोमेंटम है वो आज भी यहाँ पे ऊपर आते हुए देखने मिल सकता है। अपसाइड में 3790 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है, और नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट इस काउंटर में देखने मिलेगा वो है 3580 के आसपास का। तो 3580 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए, ऊपर में 3790 के टारगेट के लिए। मीनवाइल कल हमारी बात हुई थी कि इन्फोसिस में अब तैयारी कर लीजिए ऑल टाइम हाई की, और अब देखिए 1995, मतलब अब ये फाइनली उस 1991 के लेवल को क्रॉस करता हुआ, और अब 2000 की भी यहाँ पर हो रही है तैयारी। ऑल टाइम हाई इन्फोसिस पर, शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय, और पूरे के पूरे आईटी इंडेक्स में खैर आपने लगातार रैली देखी है, और लगातार ये व्यू रहा है चैनल पर कि आईटी एक सेक्टर है जहाँ पर आप बस लॉन्ग रहें और ऐड करते रहें। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपकी दो ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, आईटी से ही मेरा भी पिक है। फॉर इन्फोसिस, एज लाइक आप अभी कमेंट करें, आई एम पोजिशनल लॉन्ग ऑन दैट काउंटर फॉर 2300 के टारगेट के लिए। एज ऑफ नाउ फॉर इंट्राडे मुझे लगता है आईटी से ही एलटीआईएम को आप देख सकते हैं। एलटीआईएम 6700 के लेवल पर है, और एक बहुत अच्छा 6645 का जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। So for the price target of 6850, 6900 के प्राइस टारगेट के लिए LTIM पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 6640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अनदर कैपिटल मार्केट से अगर आप देखें, HDFC AMC कैम्स में अच्छे मूव आए हैं। HDFC AMC में भी अच्छा मूवमेंट फर्दर बनना चाहिए। 4565 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। 4530 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 4640, 4680 के प्राइस टारगेट के लिए आप HDFC AMC की देख सकते हैं। ओके, तो HDFC AMC में भी एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली वहां पर बन रही है। मानस, आपके ट्रेड्स क्या रहेंगे? तो हर्षदा जी कुछ नॉन आईटी स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें पेट्रोनेट था जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज मणप्पुरम और मुथूट है, ये काफी बढ़िया लग रही हैं। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो मुथूट के साथ होगा, क्योंकि मुथूट ने अपना पिछला स्विंग हाई रीच किया है। करंट लेवल्स पे मुथूट में खरीदारी करनी है। 2064 के स्टॉप लॉस से मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करेंगे, और 2150 2150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है।
उसके अलावा दूसरा जो स्टॉक है वो डिक्सन है। डिक्सन पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 17,550 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर की तरफ 18,350 की टारगेट सेट करनी है। ओके, चलिए, तो ये इस समय ट्रेड्स नॉन आईटी में ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आईटी में ही जाएंगे या कुछ नॉन आईटी आप भी ढूंढ रहे हैं? नहीं अनु जी, पहला तो नॉन आईटी रहेगा और दूसरा आईटी है बिकॉज दैट हैज गॉट स्ट्रेंथ। मेरा फर्स्ट स्टॉक रहेगा एचएएल। एचएएल में भी कंटिन्यूअस अप मूव देख रहे हैं और स्लो एंड स्टडी यहाँ पे स्ट्रेंथ देख रहे हैं। लगभग 4688 का इसका प्राइस है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 4750 एंड 4800। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 4640 रुपए का। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ 52 वीक हाई ब्रेकआउट, दैट इज एचसीएल टेक। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। यहाँ ओवरऑल मोमेंटम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 1945 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 1925 रुपए का और टारगेट्स आएंगे 1975 के। ओके, 1925 का स्टॉप, 1975 के टारगेट। एचसीएल टेक पर हो गई एक ट्रेड इस समय। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड नितिन भसीन जुड़े हैं, जो इक्विटी रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं। ईएमएस, बिल्डिंग मटेरियल, मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस पर इनकी खास नज़र रहती है। एम्बिट से पहले नितिन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, एमके वे टू वेल्थ के साथ भी काम कर चुके हैं। आइए समझते हैं उनसे इस समय मार्केट में कहाँ फोकस करना चाहिए। और सीएनबीसी आवाज़ के साथ ये आज पहली बार जुड़ रहे हैं। नितिन जी, गुड मॉर्निंग। पहली बार आपसे सीएनबीसी आवाज़ पर बात हो रही है, फर्स्ट ऑफ मैनी आई होप। मार्केट पर बताइए इस समय आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि एक बड़ी करेक्शन आई लेकिन पिछले 1.5 महीने में अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। मॉर्निंग अनुज, थैंक यू मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए। हम लोग हमारे हिसाब से मार्केट के अंदर जो पिछले 1 महीने में हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, इट इज अ चेंज। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर हमको लगता है लार्ज कैप कंपनीज और विद इन द निफ्टी इवन द लार्जर कंपनीज जो हैं, इनके जो अपने अर्निंग्स हैं वो काफी स्ट्रांग रहेंगे पिछले अगले 3 महीने और 6 महीने 9 महीने के रिजल्ट्स के अंदर। तो इसलिए हमारा एडवाइस ये रहा है मार्केट को, हमारे क्लाइंट्स को, कि सबको आज की डेट के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप, जहां पर काफी स्टॉक्स लिस्ट हो रहे हैं लेकिन अधिकतर स्टॉक वैल्यूएशन भी महंगी चल रही है, उन पे रहे इन्वेस्टेड जो अच्छी कंपनियां हैं। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो लार्जर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, उनको इंडिया के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने क्लाइंट्स के पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज कैप्स में और बैंक्स में और आईटी में भी, क्योंकि ये वो सेक्टर हैं जहां पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी काफी अच्छी है। अनलाइक कंजम्पशन, जहां पर आज की डेट के अंदर हम स्ट्रेस देख रहे हैं और वहां पे डाउनग्रेड्स अर्निंग्स के बढ़ रहे हैं, बेशक वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप। तो हमारा ये विचार है, जो हम इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं, कि आपको लार्ज कैप, बैंक्स और खासकर बड़े बैंक्स में रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट का रुझाव है वो ज्यादा क्वालिटी की तरफ होगा, कि कहाँ पे अर्निंग्स की क्वालिटी है, कहाँ पे अर्निंग्स बढ़ सकते हैं, वहां पर कहाँ पर वॉलेटिलिटी कम होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद कि जहां पे हल्का सा भी डिसअपॉइंटमेंट आता है, जरा सा सरप्राइज आता है, मार्केट रिएक्ट्स very strongly and very supports, or let's say doesn't provide support to a weak number. So hence I would say that's how हम investors को बोल रहे हैं। ओके, एक सेक्टर जिसने लीड किया है नितिन जी, वो है आईटी। क्या 2025 में भी आपको लगता है ये लीडरशिप पॉकेट रहेगी, कंसिडरिंग अब जिस तरीके से यूएस इकॉनमी में भी स्ट्रेंथ दिख रही है और प्लस रेट कट के भी वहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा अगले 1 साल का जो हमारा कॉल है, हमारे जो 4 या 5 बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए हमने अपने रिकमेंडेशन दिए हैं कि आपको क्वालिटी और लो वॉलेटिलिटी में रहना चाहिए, आपको लार्ज कैप पे रहना चाहिए, आपको मेगा कैप्स के अंदर विद इन द निफ्टी रहना चाहिए। बट जो हमारे सेक्टर्स की प्रेफरेंस है उसके अंदर हमारा बैंक्स और आईटी सबको ओवरवेट बोला है, जबकि हमारी कवरेज के अंदर हमारे एनालिस्ट को लगता है कि शायद एस्टिमेट बढ़े हुए हैं वहां पे। बट हमने पास्ट में भी देखा है फेड रेट कट के बाद ये सेक्टर में बाउंस आता है। सो हेंस हमारा विचार तो यही रहेगा कि अगले 2025 में एटलीस्ट पहले 6 महीने से लेकर 9 महीने के लिए सेक्टर एलोकेशन के अंदर आईटी और बैंक्स खास रहने चाहिए, आईटी फॉर श्योर।
आईटी और बैंक्स आप कह रहे हैं एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन जब अनुज आपसे ऑफ कोर्स आप बात करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, स्मॉल कैप्स में आपकी महारत रही है, यू आइडेंटिफाइड सम ग्रेट स्टोरीज इन द पास्ट। इस समय जिस तरह की मोमेंटम मार्केट में लौटा है एंड द वेरी फैक्ट कि स्मॉल कैप्स एक बार फिर आउट परफॉर्म करने लग गए हैं, ये क्या सिग्नल दे रहा है? क्या अभी भी रिटेल निवेशकों के हाथ में क्वालिटी स्टॉक्स हैं, या फिर इट्स एनीथिंग दैट्स कमिंग देयर वे? और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे सबसे बेहतर तरीके से भुनाया जाए जो स्मॉल कैप्स में इस समय है रीसेंट करेक्शन के बाद? हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव आया है पिछले 2 या 2.5 साल के अंदर, करीबन 150 से 200 स्टॉक लिस्ट हुए हैं स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर। इसमें कुछ बेहतरीन बिजनेस लिस्ट हुए हैं एंड मेनी ऑफ दीज बिजनेसेस could go out to become multi-baggers for investors even if they were given at expensive valuations. So मुझको ऐसा लगता है कि इस कंट्री का हमेशा होता है साइकिल के अंदर, अगर 100 स्टॉक लिस्ट होते हैं तो 36 या 20 स्टॉक उसमें से जाके मल्टी बैगर बनते हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को अपना काम करना चाहिए एंड भी हम लोगों को दिखता है आज की डेट के अंदर कि फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स क्वार्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बहुत स्मॉल कैप और मिड कैप में फ्लोज आ रहे हैं। सो एंड थीमेटिक लॉन्चेस हो रहे हैं फंड्स के। तो बिकॉज इंडिया के अंदर इस वक्त बिकॉज बहुत ज्यादा थीम्स, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग सॉर्ट ऑफ रीबिल्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट, वेदर इट इज एक्सपोर्ट्स, चाहे हम उसको बोले कि कंजम्पशन है, डिस्क्रिशनरी प्रीमियम कंजम्पशन, नए नए तरह के बिजनेस मॉडल लिस्ट हो रहे हैं। तो इससे आपको हर इन्वेस्टर को डिपेंडिंग अपॉन उसके पास कितने पैसे हैं, कितना उनको लगाना है पैसा एक स्टॉक के अंदर, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो इस वक्त इंडिया इज बिकमिंग, जैसे यूएसए के अंदर 8,000 या 10,000 स्टॉक लिस्टेड है, जैसे यहाँ पर भी आज की डेट के अंदर जहाँ पहले 200 स्टॉक इन्वेस्टेबल यूनिवर्स थे 600-700 है। लेकिन सबको सोचना चाहिए अच्छे प्रमोटर, अच्छी बैलेंस शीट, अच्छा बिजनेस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो मेरा फेवरेट टॉपिक है कि स्केलेबल बिजनेसेस, बिकॉज इंडिया इज अ मार्केट जहाँ पे हमारा 2400-2500 पर कैपिटा जीडीपी रिस्ट्रिक्ट्स हाउ मच बिजनेस वी कैन बिल्ड। सो हेंस आज के कुछ प्रमोटर जो ग्लोबली बिजनेस बना रहे हैं, खासकर आप देख सकते हो जो आज कुछ दिन पहले कुछ आईपीओ खुले हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज ग्लोबली उनमें प्रोवाइड करते हैं, नॉट फार्मा, नॉट हेल्थ केयर, बट सर्विसेज टू हेल्थ केयर कंपनी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर that has opened up after IT services over the last 20-25 years. हम जहाँ सुनते हैं कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है सर्विसेज की स्पेस के अंदर, इट स्पीक्स। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं और जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है। आप हॉस्पिटल सेक्टर देख लीजिए, आप ज्वेलरी सेक्टर देख लीजिए। तो ये मेरे रिकमेंडेशंस नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि इस देश के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस बन रहे हैं जहाँ पर छोटे निवेशक और इवन फैमिली ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स should focus on the same fundamentals always. A business which is scalable, good quality company, good quality promoter, clean accounts, उस पे ध्यान दें। And then valuations are important, but small cap companies में हमने देखा है कि अधिकतर समय अगले 1 साल और 2 साल का जो valuation सोचने का तरीका है वो फेयर नहीं है as compared to जैसे हम लार्ज कैप्स के बारे में सोच सकते हैं। तो हमको उनके बियॉन्ड देखना है कि ये काबिल मैनेजमेंट अपनी कंपनी का अगले 5 या 7 साल में क्या बना सकती है। उससे कम समय सोचना मुझे लगेगा ठीक नहीं है। साल का नजरिए से उन स्मॉल कैप्स, क्योंकि वो आगे स्मॉल कैप्स मिड एंड मिड से ऑफ कोर्स वो लार्ज कैप्स बनते हैं और उसके लिए एक रनवे काफ़ी लंबा रहता है। आपने नए बिजनेसेस, नए अपॉर्चुनिटीज़ की बात की। नितिन, ये न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स, स्पेशली ये क्यू कॉमर्स, फूड डिलीवरी बिजनेसेस, जिस तरह का कंपटीशन हीट हो रहा है, जिन वैल्यूएशंस पर ये कंपनियां मार्केट में आई हैं और जो नंबर्स ये डिलीवर करने लगेंगी आगे, उस पर आप लोगों की कवरेज है क्या? आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस स्पेस? क्लियरली न्यू इकोनॉमी, वी आर ऑल यूजर्स। हम लोग सबके सब न्यू इकोनॉमी की कंपनीज के सर्विसेज को इस्तेमाल करके काफी कंज्यूमर सरप्लस, वेदर समय का हो या पैसे का हो, हम सब लोगों ने अपनी कन्वीनियंस को बेहतर होते ही देखा है इस देश के अंदर। बट हमारा व्यू है कि इस समय कुछ some of these companies are trading very expensive without going into the names, whether it is Zomato, where publicly everybody knows that we have a sell rating, because we think कि इंडिया के अंदर अभी अपॉर्चुनिटी फूड के अंदर जो जोमेटो ने एस्टैब्लिश करी है, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना लीडरशिप एस्टैब्लिश किया है, आई थिंक वो समय लगेगा जो उनका दूसरा बिजनेस है ब्लिंकिट,
बिकॉज वहां पर काफी कंपटीशन आ रहा है, बहुत सारा पैसा बहुत सारी कंपनियां लगा रही हैं। बेशक वो रिलायंस आने वाले समय में हो, या डी मार्ट हो, या जेप्टो हो, या स्विगी अब लिस्टिंग होने के बाद क्या पता और पैसा रेज करके, मुझे नहीं क्या पता इन्वेस्ट करें, हु नोज। दिस बिजनेस इज इवॉल्विंग एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम एफएमसीजी कंपनीज आर ऑल्सो, उसके बेनिफिट भी हैं बिकॉज बहुत सारे देश के ब्रांड्स हैं जो अपने आप को पहली जर्नी 10 करोड़ से 100 करोड़ बनाने में मुश्किल पाते थे, तो शायद देयर कुड बी एन इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी ऑन दीज बिजनेसेस, एंड वी आर सीइंग दैट इन द अनलिस्टेड और द प्राइवेट मार्केट। वेंचर की दुनिया में काफी सारे नए ब्रांड्स क्विक कॉमर्स की वजह से बड़े और स्केल अप हो पा रहे हैं। क्या पता आने वाले समय के अंदर वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज बने, बट अगले 1 या 2 साल में ये भयंकर कंपटीशन जो इन सब 3 या 4 बड़े प्लेयर्स बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, कैन हैव अ बेयरिंग ऑन valuations and ability to generate returns from these stocks, especially in the new food delivery or quick delivery companies. मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना था पिछले साल डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में ही। ये आपके रेडार पर हैं क्या स्टॉक्स? क्या आप इन्वेस्टेड हैं यहाँ पर? हम अपने क्लाइंट्स को इन दोनों सेक्टर्स पे, रेलवेज और डिफेंस पे, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाते हैं कि दीज आर आल्सो पब्लिक सर्विसेज इन विच वी हैव नॉट फॉर द लास्ट 5, 7, 8 years इन्वेस्टेड, सो देयर आर opportunities to invest here and own them for a long period of time. बट जो मेरा हमेशा सवाल रहता है कि इस साल के कैपेक्स में भी, बजट में भी, जब सरकार बजट बना रही थी तो सिर्फ रेलवेज में 5 या 6% का ग्रोथ दिखाना कैपेक्स में, और डिफेंस में जो 12 या 13% का कैपेक्स का बजट है उसमें 8 या 10% का ग्रोथ दिखाना, आई थिंक इससे ज्यादा ग्रोथ चाहिए हमारे देश को। हेंस द प्रॉमिस इज बिग, the opportunity may be big, but we are not able to execute that either because of कुछ capacity constraints है इंडिया के अंदर। अपॉर्चुनिटी है, अगले 1 या 2 साल के अंदर इन सब कंपनीज को अपनी कैपेबिलिटीज बनानी पड़ेगी। Without going too much into details, I find valuations of defense and railway sectors a lot more thematic पे based आज की डेट के अंदर, और मुझे लगता है कि वो काफी महंगी तरफ है अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम देखें तो। इसीलिए जब मैं शुरुआत में आपसे बोल रहा था, हम थोड़ा अर्निंग्स पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और हमको दिखता है बैंक्स की बैलेंस शीट, बैंक्स की अर्निंग, आईटी की बैलेंस शीट, आईटी की अर्निंग्स इन द नियर टर्म इज रिलेटिवली बेटर compared to some of the defense stocks or railway stocks in India. नितिन, हमने ऑफ कोर्स कई अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, लेकिन एक जो सेक्टर है जो थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ा रहा है वो प्राइमरीली एफएमसीजी है। यहाँ पर क्या कुछ और बड़े हादसे हो सकते हैं क्या अर्निंग्स में थर्ड क्वार्टर एंड गोइंग इनटू Q4? क्योंकि H1 से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और वहाँ पर अंडर डिलीवरी हुई। H2 में सबने कहा कि स्थिति बेहतर होगी, लेकिन वो गोदरेज की कमेंट्री थोड़ी सी फिर से टेंटर हुक्स पर रख रही है निवेशकों को। हर्षिता, जब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हम अपने इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपको क्वालिटी कंपनीज पे रहना चाहिए, एफएमसीजी हैज ऑलवेज बीन कंसीडर्ड एज अ क्वालिटी वेरी स्ट्रांग डिफेंसिव सेक्टर, बट आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग दैट एफएमसीजी के ऊपर भी काफी प्रेशर आ रहा है। परहैप्स ये पिछले 3-4 साल से जो हम एक विषय उठा रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर कि देश के अंदर जो रियल वेज है वो नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन काफी स्ट्रांग है, और उसकी वजह से इवन जो नॉमिनल वेज अगर बढ़ती भी है तो उसको इन्फ्लेशन रियल वेज को कुछ ग्रोथ को नील के बराबर कर देती है। इस कारणवश और परहैप्स पहले 6 महीने के अंदर सरकार ने कैपेक्स में, अपने रेवेक्स में खर्चा खींचा, उसकी वजह से शायद कुछ जॉब्स नहीं क्रिएट हुई होंगी। तो हेंस वी आर सीइंग कि सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में काफी वीकनेस दिख रही है। Job creation is required, more jobs, wages, nominal growth has to be higher. So ये वो साइकिल है जो पिछले 3-4 साल के बाद हमें हिट कर रहा है ऑन दी एफएमसीजी। हमारा विश्वास ये है कि अगला 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर कम से कम अर्निंग्स के अंदर प्रेशर बना रहेगा, बोथ फ्रॉम इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड इवन फ्रॉम द कंजम्पशन साइड ऑफ इट,
क्योंकि वहां पर भी इन्फ्लेशन फूड का कम नहीं हो रहा है, तो मिडिल ऑफ द पिरामिड, बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो अपने आप को ना प्रीमियमाइज कर पा रहे हैं, ना वो खर्चा बढ़ा पा रहे हैं। तो इस कारणवश एफएमसीजी कंपनीज, आपने सही कहा, जीसीपीएल ने मिड क्वार्टर में अपना रिव्यू देके बताया, तो ये हमें भी दिख रहा है कि एफएमसीजी में अर्निंग्स में प्रेशर बना रहेगा। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब जुड़े हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। उनसे समझते हैं कि अब मार्केट में क्या करना है। अभय जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत तो करेंगे आईटी के साथ, क्योंकि इसने एक क्लियर कट लीडरशिप ले रखी है, और वो भी इस तरीके की लीडरशिप की किसी भी लेवल पर आपने आईटी स्टॉक्स खरीदे, छप्पर फाड़ कर पैसा बना यहाँ पर। यहाँ क्या व्यू होगा आपका? आई थिंक थोड़ा बॉटम फिशिंग और वैल्यू बाइंग है इसमें अनुज, क्योंकि काफी समय से सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया था। तो अदर देन दैट, जैसा मैं काफी समय से कह रहा हूँ कि एक ग्रोथ बेस्ड बाइंग केस अभी भी नहीं बन रहा है इन आईटी स्टॉक्स में। मैं समझ सकता हूँ कि अंडर ओन है तो थोड़ा उसमें रिकवरी है, अच्छी रिकवरी है, बाइंग है, लार्ज कैप स्पेस है, इंडेक्स का एक बड़ा सेगमेंट है ये। तो उस हिसाब से अगर मार्केट में पैसा आता है तो आईटी स्टॉक्स में भी जाता है। पर अभी भी जो क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगी जनवरी में और जो कमेंट्री आएगी, उसमें ये देखना पड़ेगा कि 2 से 5% की जो ग्रोथ गाइडेंस है क्या वो बढ़ रही है, हायरिंग पे क्या एक्टिविटी है, क्योंकि जो अभी तक हमने देखा है एम्पेरिकली हायरिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है लार्ज कैप आईटी कंपनीज की। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा डिफेंसिव व्यू है मेरा आईटी पे। मैं समझ सकता हूँ एक वैल्यूएशन कैचअप है और उस हिसाब से ठीक है, पर जो मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज हैं अनुज, वहां पे मुझे लगता है ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो ग्रोथ कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बना रही है, जबकि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो अभी भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेस्ड मॉडल है। तो थोड़ा चेस करने की बजाय इनको थोड़ा, मुझे लगता है कि एक जो इस क्वार्टर की अर्निंग्स हैं उन्हें असेस करना चाहिए, जो जनवरी में आनी शुरू हो जाएंगी, और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है वो उससे भी पता चलेगा कि उनको क्या ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है अगले साल का। बिल्कुल। दूसरी पॉकेट जो फोकस में है वो है एफएमसीजी। पिछला क्वार्टर डिजास्टर्स था और गोदरेज ने आके ऑलरेडी बोल दिया है कि इस क्वार्टर में भी कुछ मत एक्सपेक्ट करिए। इसमें भी ना क्या हो रहा है अनुज की, बिकॉज ऑफ हाई प्राइस इन्फ्लेशन, उसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो थोड़ा डाउन ट्रेड कर रहे हैं, वो लोकल ब्रांड्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम ऑफ कंजम्पशन कम नहीं हुआ है कहीं भी अनुज, किसी भी कैटेगरी में जो हमने देखा वॉल्यूम जो है वो बढ़ा है, 3-4-5% का वॉल्यूम ग्रोथ है अक्रॉस कैटेगरीज, पर डाउन ट्रेडिंग हुई है। तो अगर लोकल ब्रांड जो है वो 8-10% सस्ता है, तो जैसा कोविड के टाइम पे हुआ था उसी तरह की एक डाउन ट्रेडिंग हो रही है। तो आई थिंक अब जो एफएमसीजी कंपनीज है उनके ऊपर ओनस है कि वो कैसे या तो अपना मार्जिन ड्रॉप करें थोड़े टाइम के लिए, जैसा उन्होंने कोविड के टाइम पे किया था मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करने के लिए, या कुछ और स्कीम्स के थ्रू या किसी और तरीके से एक अपना पर यूनिट प्राइस इस लेवल पे गिराएं कि वापस उनके प्रोडक्ट की बाइंग स्टार्ट हो जाए। तो ये कंपनीज काफी स्मार्ट हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग जल्दी फिगर आउट कर लेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ वापस पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इस अनसर्टेनिटी में मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर्स के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लार्ज कैप एफएमसीजी कंपनीज हैं जो मिस आउट हो गई या किसी के पोर्टफोलियो में अंडरवेट हैं। मुझे लगता है कि ये करेक्शन इसी हिसाब से रहा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये लीडिंग एफएमसीजी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की। मौका शायद इन डिप्स पे फ़ायदा उठाने का। रुपये में जो लगातार वीकनेस परसिस्ट कर रही है, ऑफ कोर्स इसका सरोकार तो आईटी से रहता है, उसकी आप लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये क्या कुछ चिंता बढ़ा सकता है? क्योंकि अब देखिए 84-86 के लेवल्स आ चुके हैं। नहीं, देखिए ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन है हर्षदा, मुझे नहीं लगता कि कोई बाकी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और सरकार का भी ध्यान है कि कैसे इम्पोर्ट जो है हमारे नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट है, इन सब का इंपोर्ट हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें लोकल मैन्युफैक्चरिंग में। तो मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा रुपी डेप्रिसिएशन का लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने का। सरकार के पास एक बहुत बड़ा रीजन है कि रुपए की वैल्यू प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेड बैलेंस को सपोर्ट करने के लिए
हम कैसे अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं और कैसे स्कीम्स बढ़ाएं, जैसे पीएलआई के थ्रू ईएमएस कंपनीज को इतना फायदा हुआ, डिक्सन एम्बर जैसी कंपनीज को, केन्स जैसी कंपनीज को, तो बाकी सेक्टर्स को भी कैसे उसका फायदा मिले। इनफैक्ट आज ही मैं पढ़ रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए $3 बिलियन का सरकार सोच रही है सपोर्ट करने का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का। तो रुपी डेप्रिसिएशन का एक इनडायरेक्ट एक फायदा बहुत है हर्षदा, जो मुझे लगता है जो मीडियम और लॉन्ग टर्म प्ले में प्ले आउट होगा और इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा ऐसी कंपनीज को बैक करने का जो इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर रही हैं थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन और फिर उसको ही कैपेबिलिटी को एक्सपोर्ट के लिए भी यूज कर रही है। तो अगले 4-5 साल में काफी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज आएंगी हर्षदा, जो लार्ज कैप बनेंगी इस स्पेस से। तो आई थिंक इस स्पेस पे और इस रुपी डेप्रिसिएशन का इन्वेस्टर्स को घबराने की बजाय फायदा उठाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू है। एक रिपोर्ट इनफैक्ट सुबह में भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बदलाव हुआ है म्यूचुअल फंड के ओवरऑल पोर्टफोलियोज में, उसमें एचडीएफसी बैंक फिर से ऊपर रैंक करने लगा है। अभय, आई नो आप स्टॉक स्पेसिफिकली ज़्यादा मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन निजी बैंकों में क्या ये एक बार फिर टॉपिक उभर कर आएगा? डेफिनेटली लीडिंग फ्रेंचाइज है, लीडिंग बैंक है, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी अनडाउटेड है। मर्जर के बाद थोड़ा टाइम लगा एचडीएफसी बैंक को सेटल होने में, क्योंकि काफी बड़ा मर्जर था ये एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। और एक सेक्टोरल हेडविंड्स भी हैं, हमने देखा डिपॉजिट ग्रोथ में वीकनेस थी, क्रेडिट ऑफटेक जनरली कम है, एनपीएस बड़े हैं, अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे प्रेशर है। तो उस हिसाब से आई थिंक एचडीएफसी बैंक ही नहीं, बाकी सारे बैंक्स भी हमने देखा, इंडसइंड बैंक का भी एक कमेंट्री थी, काफी वीक थी। पर मुझे लगता है कि एक जो लार्ज कैप इन्वेस्टर्स हैं, जैसे अनुज ने पहले भी आईटी के बारे में पूछा, और एचडीएफसी बैंक की भी जो रिसेंट आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है ये बाय डिफॉल्ट बाइंग आती है फ्रॉम लार्ज इन्वेस्टर्स जिनको लार्ज कैप स्टॉक्स लेने हैं। और ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजेस है इंडिया में, और इंडिया का एक प्रॉक्सी प्ले है फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो इसमें कंटिन्यूस बाइंग होती रहेगी, इसमें मेरा डाउट नहीं है। पर अगेन जस्ट लाइक आईटी सर्विसेज की लीडिंग स्टॉक्स है, उसी तरह मैं एचडीएफसी बैंक और बाकी बैंक्स की भी कमेंट्री देखना चाहूंगा कि वो ग्रोथ गाइडेंस अभी क्या दे रहे हैं अगले साल का, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस है और अभी आरबीआई के गवर्नर भी नहीं आए हैं, उनका क्या पॉलिसी का रुख होता है। तो उसके लिए थोड़ा मुझे लगता है वेट करना चाहिए लार्ज बैंक्स और लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए। ओके, चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, सिर्फ एक आईटी को छोड़ दें जो अभी भी डे हाई पर है, और कोफोर्ज शानदार मूव, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री परसिस्टेंट, एक इस पॉकेट को छोड़ दें, इसके अलावा बाकी पूरी की पूरी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल। काफ़ी सवाल होंगे आपके, तो हर्षदा और मैं आपसे इजाज़त लेंगे और इस ब्रेक के बाद आशीष और कंचन जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर।